गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। आज के हमारे कवि होंगे सुमिता नंदन पंत। तो आज का हमारा शीर्षक होगा वह आँखें। इसके हम 4 पैराग्राफ्स फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इसका 5th पैराग्राफ। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बदरों की जोड़ी। तो यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है महाजन। महाजन शब्द का अर्थ होता है वो जो मैं आपको पहले बता चुकी थी, जो सेठ होते हैं जिनसे किसान अक्सर ऋण लिया करते थे, कर्जे को लिया करते थे। कोड़ी यहाँ पर होता है 1 पैसा, छोड़ना भी 1 पैसा नहीं छोड़ा, 1 पैसा भी नहीं छोड़ा। आँखों में चुभना होता है यहाँ पर बुरा लगना। आँखों में चुभने का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? बुरा लगना। कुर्क मीन्स होता है नीलाम। और बर्दो शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है बैलों की जोड़ी यहाँ पर हो गया। तो कवि इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि महाजन ने जिससे किसान ने कर्जा लिया था उसे हम महाजन या सेठ भी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि महाजन ने अपना ब्याज उगाने के लिए, महाजन ने क्या किया कि अपना ब्याज उगाने के लिए किसान की जो घर संपत्ति थी उसको क्या करा दिया, उसको जो है बिकवा दिया। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि उस महाजन ने, कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि उस महाजन ने किसान का जो ऋण लिया था वो चुका नहीं पाया। उस ब्याज को, महाजन ने ब्याज को चुकाने के लिए, ब्याज को प्राप्त करने के लिए जिसे किसान चुका नहीं पाया था, तो उस महाजन ने किसान के घर को बिकवा दिया, उसको नीलाम करा दिया। क्या करा दिया? उसको नीलाम करा दिया। किसको? किसान के घर को। उसे घर से क्या कर दिया? उसे घर से बेघर कर दिया। उसका घर द्वार बिकवा दिया। किसने? महाजन ने, अपने ब्याज को वसूलने के लिए। और उस कोड़ी न छोड़ी, उसके पास कोई कोड़ी या उसके पास 1 पैसा भी नहीं छोड़ा। उसके घर संपत्ति सब कुछ को क्या करा दिया? नीलाम करा दिया। उसे घर से बेघर कर दिया, किंतु अपने ऋण का ब्याज का 1-1 पाई करके चुका लिया। उस किसान का सब कुछ बिकवा दिया, घर द्वार बिकवा दिया और सब कुछ बिकवा कर उस महाजन ने अपने ब्याज को वसूल लिया और किसान के पास 1 कौड़ी भी नहीं रही। रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बदरों की जोड़ी। तो कवि आगे कहता है कि उसके मन में किसान की दयनीय अवस्था को देखकर जरा भी दया नहीं आई। वो जो महाजन था उसने ये नहीं सोचा कि किसान का सब कुछ बिक जाने के बाद में किसान को कितना बुरा लगने वाला है, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी दयनीय स्थिति के बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और जो उसके प्रिय बैलों की जोड़ी थी उसको भी क्या करा दिया उसने? महाजन ने उनको भी नीलाम करा दिया। किसको? जो किसान के प्रिय बैलों की जोड़ी थी उसको भी उसने, महाजन ने नीलाम करा दिया। वह किसान उसे विवश होकर नीलाम होते देखता रहा और वह कुछ नहीं कर पाया। जब भी कभी आज उसकी आंखों में ये सारी बातें आती हैं, उसकी सारी बातें उसको याद करती हैं, उसकी स्मृति आती है किस प्रकार से उसका घर नीलाम हो गया, किस प्रकार से उसका घर नीलाम हो गया, किस प्रकार से उसके जो बैलों की जोड़ी थी वो नीलाम हो गई। तो ये सारी बातें आज भी उसकी आंखों में चुभती हैं, उसको बहुत पीड़ा पहुंचाती हैं। कौन सी बातें? कि महाजन ने उसके घर द्वार, उसके बैलों की जोड़ी को बिकवा दिया। अगर कभी कहते हैं कि कभी किसान ये सब सोचता है तो उसकी आंखों में आज भी ये सारी बातें चुभने लगती हैं। कौन सी बातें? यही सारी बातें कि महाजन ने उसका सब कुछ बिकवा दिया, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो यहाँ पर उजली मीन्स होता है सफ़ेद। यहाँ पर उजली का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद। सिवा माने होता है यहाँ पर बिना। और दुहाने शब्द का अर्थ होता है दूध दुहने के लिए, आई मीन हमारी भाषा में हम लोग बात करें दूध को निकालने के लिए। और आँखों में नाचा करती का मतलब होता है बार बार सामने आना। और यहाँ पर अब हम चलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पर कि किसान को अपनी उजली सफ़ेद गाय से अत्यधिक प्रेम था। कि किसान के पास जो क्या थी? उजली जो गाय थी। किसान के पास क्या थी? उजली। यहाँ पर सफ़ेद गाय के लिए कहा गया है कि किसान के पास जो सफ़ेद गाय थी उसे वो बहुत प्रिय थी, उससे वह अत्यंत प्रेम करता था, स्नेह करता था। गाय भी उससे स्नेह रखती थी, गाय भी उससे क्या करती थी? उससे स्नेह रखती थी। अतः गाय उसके सिवा, उजली उसके सिवा किसे कब पास
घास दुहाने आने देती। कभी यहाँ पर कहता है कि किसान की जो उजरी गाय थी वो उसके सिवा, उसके अलावा किसी और को अपने पास दूध दुहाने के लिए नहीं आने देती थी, अर्थात दूध निकालने के लिए वह किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। किसके सिवा? किसान के सिवा। उसकी आंखों के सामने आज भी गाय का स्नेह जो है उमड़ पड़ता है। बेचारा किसान का जो सुखमय संसार है वो सब कुछ क्या हो गया? वो सब कुछ उजड़ गया। जो किसान है उसका सारा संसार, सुखमय जो संसार था वो सब कुछ उजड़ गया। सुख की खेती खत्म हो गई, गाय भी उसकी चली गई, घर द्वार सब बिक गया, बैल उसके चले गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी आंखों में आज भी नाचा करती हैं, अर्थात उसको ये सारी स्मृति आज भी याद आती हैं। और जब उसको वो याद आती हैं तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखों आती भर, देख देख के बिना दूध मुही बिटियां 2 दिन बाद गई मर। तो यहाँ पर कवि कहता है कि थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। दवा दर्पण मीन्स होता है दवा आदि, दवा दर्पण का मतलब होता है दवा आदि। घरनी मीन्स होती है पत्नी, और स्वर्ग चली का मतलब होता है मर गई। और दोहुमुई शब्द का अर्थ होता है नन्ही या फिर दूध पीती बच्ची जो बहुत छोटी होती है उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। तो किसान कहता है, किसान की पत्नी की दारू के अभाव के कारण, किसान कहता है कि जो उसकी पत्नी थी, दवा दर्पण यहाँ पर दवाई गोली के लिए है। किसान की जो पत्नी थी बिना दवाई गोली के कारण वह भी क्या हो गई? वह भी स्वर्ग को चली गई, अर्थात वह भी मर गई, क्योंकि किसान के पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो अपनी पत्नी का इलाज करा सके, उसकी दवा गोली का वो जो है दवा गोली का जो है वो क्या कर सके, उसका अरेंजमेंट्स कर सके, या फिर वह उसको लाकर दवाई गोली यहाँ पर खिला सकें। उसके पास कुछ भी नहीं था। वह इतना फटेहाल हो चुका था, इतना गरीब हो चुका था कि पत्नी की बीमारी का इलाज वह जो है नहीं कर पाया। जब भी यह सारी बातें सोचता है कि मैं इतना बेबस हो गया, लाचार हो गया कि मैं अपनी पत्नी का इलाज तक नहीं कर पाया, और मेरे पत्नी के इलाज न होने के कारण जो पत्नी है वो स्वर्ग को चली गई। जब भी ये सब बातें सोचता है तो किसान की आंखें भर आती हैं कि किस तरह से उसकी आंखों के सामने ही उसकी पत्नी ने जो है दम तोड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सारी बातें किसान की आंखों में क्या कर देती हैं? आंखों में आंसू भर देती हैं जब किसान ये सारी बातें सोचता है। देख रेख के बिना दो मुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। और अपनी माँ के मरने के बाद में उसकी बिटिया थी 2 मुही जो दूध पीती थी, उसकी देखभाल नहीं हुई, तो 2 दिन बाद भी क्या हुआ? 2 दिन बाद अकाल मृत्यु से उसकी बेटी भी जो है मर गई। तो इस प्रकार से किसान को यातनाओं ने घेर लिया था। वो क्या हो गया था? वो बेबस हो गया था, और बेबस होकर वह कुछ भी नहीं कर पाया। तो आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कवि ने आगे क्या कहा है। घर में विधवा रही पतोहूँ, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कवि कहते हैं पतोहों शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है पुत्रवधू, पुत्र की जो बहू होती है। लक्ष्मी शब्द का यहाँ पर, लक्ष्मी शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी जो घर में शुभ मानी जाती है, इसको बहू को हम लोग कह देते हैं। पति घातिन शब्द का अर्थ होता है पति की हत्या करने वाली, इस पर पति का हत्या करने का आरोप लगाया हुआ हो। और कोतवाल में होता है थानेदार जो होते हैं पुलिस वगैरह में रहते हैं, उसको कहा गया यहाँ पर। तो कवि आगे बताते हुए क्या कहते हैं कि उस किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू शेष बची रह गई थी। मतलब कि सब कुछ तो छीन गया, पुत्र मर गया, पत्नी मर गई, बेटी मर गई, उसकी घर द्वार सब बिक गए, बैल बिक गए, और उसका गाय चली गई, सब कुछ चला गया। सिर्फ क्या बचा था उसके पास में? अब उसके घर में एक विधवा बहू थी जो उसके पुत्र की वधू थी। घर में सिर्फ कौन बचा था? घर में एक विधवा बहू थी जो बिल्कुल लक्ष्मी थी। कवि कहते हैं कि वो कौन थी? वो लक्ष्मी थी। लेकिन उस पर भी क्या आरोप लगा दिया गया? सो पति घातिन का आरोप लगा दिया, अर्थात पति की हत्या का कारण उसको समझा जाने लगा। पर अब वह इस घर की गृह लक्ष्मी के समान नहीं थी, क्योंकि उस पर क्या आरोप लगा दिया गया था? क्योंकि उस पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा लिया गया था। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, और जो कोतवाल जो थानेदार था उसने भी पूछताछ करने के लिए उस किसान की पुत्र वधू को थाने में बुलवा लिया था, और वह डूब कुएं में मर गई। और एक दिन क्या किया उसने? वह कुएं में डूबकर मर गई। बेचारा किसान अपना सर्वस्व खोकर लुट-पिट कर वो जो है अकेला रह गया। किसान के पास कुछ भी नहीं बचा। किसान के पास कुछ भी नहीं है, उसका घर बार, बहू, बेटे और उसकी पत्नी, उसकी बेटी, सब कुछ मर गए, सब कुछ छीन गया, सब कुछ किसान खाली हो गया, किसान के पास कुछ भी नहीं बचा। तो आगे यहाँ पर क्या कहता है यहाँ पर कवि कि खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। तो कवि कहता है कि
पैर की जूती यहाँ पर एक उपेक्षित शब्द के लिए यूज़ किया गया है, जो तिरस्कृत शब्द होता है, और जोरू मीन्स होती है पत्नी। और यहाँ पर शुद्ध शब्द का अर्थ होता है याद। शुद्ध शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, याद करना होता है। और यहाँ पर एक शब्द है सांप लौटने का मतलब होता है जलन होती है, कि बहुत पीड़ा होती है। छाती फटने का अर्थ होता है बहुत दुख होता है। किसको सांप लौटते हैं, फटती छाती का मतलब होता है कि जब बहुत पीड़ा होती है। तो इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो पत्नी मरी तो मरी, कवि कहता है किसान के बारे में। खैर पैर की जूती जोरू, कवि कहता है उसको, कवि ने यहाँ पर किसान जो है अपनी पत्नी को पैर की जूती मानकर जो यहाँ पर कहता है कि पत्नी मरी तो मरी, उसका कष्टकर सहन नहीं होता। तो कवि यहाँ पर कहता है कि उसका कष्टकर सहन नहीं होता। पत्नी मरी सो मरी, वह तो पैर की जूती के समान तुच्छ है। वह क्या होती है, वह तो पैर की जूती के समान तुच्छ होती है। मनुष्य चाहे तो एक जूती के फटने पर दूसरी बदल लेता है, कि एक न सही दूसरी आ जाती। जिस प्रकार मनुष्य जूती जो होती है पैर की, चप्पल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसको, कि जिस प्रकार पैर के जूते टूट जाते हैं तो हम दूसरी ले आते हैं। तो किसान भी यही कहता है कि खैर पैर की जूती जोरू, की पत्नी जो है वो पैर की जूती के समान होती है, कि एक न सही दूसरी आ जाती है। अगर वो मर गई तो कोई नहीं, मैं दूसरी वहाँ पर ले आता। तो मनुष्य तो एक जूती के फटने पर दूसरी बदल लेता है, इसलिए वह किसान दूसरी पत्नी भी ला सकता था, परंतु उसे अपने जवान बेटे पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते छाती फटती। परंतु जवान लड़के की हत्या हो जाने के बाद उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, उसकी छाती फटने लगती है, उसको बहुत पीड़ा पहुंचती है। तो अतः जब वह अपने जवान पुत्र को ही नहीं बचा पाया, दूसरी पत्नी को लाने की हिम्मत कैसे करता, उसमें इतना साहस नहीं था कि वह दूसरी पत्नी को ले आए। तो यहाँ पर किसान यही कहता है कि यदि पत्नी मर जाती तो मैं दूसरी भी ले आता, लेकिन जवान पुत्र को कहाँ से लेकर आऊँ, जवान पुत्र तो नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि पिछले सुख की स्मृति क्षण भर एक चमक लाती है, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती है। स्मृति मीन्स यहाँ पर होती हैं यादें, और यहाँ पर क्षण भर के लिए जो क्षण होता है, एक क्षण भी उसके लिए कहा गया। तुरंत मतलब कि यहाँ पर शीघ्र होता है। और शून्य शब्द का अर्थ यहाँ पर आकाश होता है। चितवन शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है दृष्टि। तो कवि यहाँ पर क्या कहती हैं कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। तो किसान जब अपने गत वैभव जो पीछे बीत चुका है उसके विषय में सोचता है, अपने पिछले सुख के बारे में सोचता है, सुख को याद करता है, तो क्षण भर के लिए उसे सुख और आनंद मिलता है। तो कवि कहता है कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। किसान जब अपने पिछले जो सारे क्षण भर वाले जो पिछले सारे सुख की जो यादें हैं, जब उन यादों को अपनी आँखों से सोचता है या फिर उन स्मृतियों को याद करता है, तो क्षण भर के लिए सही, एक क्षण भर के लिए सही वो आँखों में चमक ले आती हैं। आँखों में क्या ले आती हैं, चमक ले आती हैं। और सुख और आनंद मुझे मिलता है जब मैं वो सारी बातें सोचता हूँ, लेकिन वो कितने टाइम के लिए हैं, वो सिर्फ क्षण भर के लिए ही होती हैं। अपने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी और बिटिया, पुत्र, वधू की कल्पना सुख देने लगती है। उसको सारी बातें याद आने लगती हैं कि उसके पास भी कभी घरा भरा घर था, घर परिवार था, उसके भी बेटा था, पुत्र था, पत्नी थी, उसकी भी एक बेटी थी, गाय थी, और उसके भी बैल की जोड़ी थी, उसके पास अपने खेत। तो ये सारी बातें जब हमारा किसान सोचता है तो उसकी आँखों में क्षण भर के लिए ही वो क्या ले आती हैं, वो चमक ले आती हैं। लेकिन तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन थोड़ी ही देर में ये सारी कल्पना उसके भीतर धीरे धीरे गहरे चिंतन में डूब जाती हैं। वो चिंतन करने लगता है। उसकी नज़रें क्या हो जाती हैं, उसकी नज़रें शून्य हो जाती हैं, उसकी नज़रें क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। शून्य होकर गड़े गड़ जो हैं वो रहने को आती हैं। उसे एक एक कर सब जो है जो दृश्य हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सब दृश्य नष्ट हो जाते हैं। उसकी सारी जो स्मृतियाँ हैं वो दुखदाई बन जाती हैं। किसकी, किसान की, कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने उस किसान के दयनीय स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है, किस तरह से उस महाजन सेठ ने किसान से उसका सब कुछ छीन लिया था। तो आई होप यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। इस चैप्टर सभी को समझ में आ गया होगा। ओके।